हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिलेश आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। कंप्यूटर जीके हिंदी सीरीज में आज हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई सारी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे सीपीसीटी, बैंकिंग, एएसआई, पटवारी, एसएससी और एमपीपीएससी में पूछे गए हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, यदि आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप उसे प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें ताकि आपको अपलोडेड वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है ICQ 01। यदि किसी प्रोग्राम के वर्चुअल एड्रेस में बिट्स की संख्या 16 है और पेज का आकार 0.5 किलोबाइट्स है, तो वर्चुअल एड्रेस स्पेस में पेजेस की संख्या क्या होगी? 16, 32, 64, 128। एक्चुअल में फ्रेंड्स, ये जो आपका क्वेश्चन है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली प्रतियोगी परीक्षाओं में कंप्यूटर सेक्शन में पूछा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ये ध्यान में देना है कि पूछा क्या गया है। आपसे पूछा गया है कि वर्चुअल एड्रेस स्पेस में पेजेस की संख्या क्या होगी। सो पेजेस की संख्या को ज्ञात करने के लिए हमारे पास में एक फार्मूला है जिसका प्रयोग हम लोग करने जा रहे हैं। फार्मूला है नंबर ऑफ पेजेस इक्वल टू वर्चुअल एड्रेस स्पेस डिवाइड बाय पेज साइज। सो यहां पर ये जो फार्मूला है, हमको पेज की संख्या कब पता चलेगी? हमें कब पता चलेगी? जब हम वर्चुअल एड्रेस स्पेस को डिवाइड करेंगे पेज के साइज से। तो आपको क्वेश्चन में वर्चुअल एड्रेस स्पेस दिया हुआ है। वर्चुअल एड्रेस स्पेस की जो संख्या है वो है 16 बिट। कितनी संख्या है? 16 बिट। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि वर्चुअल एड्रेस स्पेस कितना दिया हुआ है। तो वर्चुअल एड्रेस स्पेस दिया हुआ है 16 बिट, यानी हम इसको लिख सकते हैं, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं VAS वर्चुअल एड्रेस स्पेस। ये दिया हुआ है 16 बिट, दैट मीन्स 2 to the power 16। ये इस प्रकार से बनेगा 2 to the power 16। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 65536। ओके, और अब हमको बात करनी है पेज साइज की। सो पेज साइज का आकार दिया हुआ है, पेज का आकार 0.5 किलोबाइट। 0.5 किलोबाइट मतलब आधा किलोबाइट यहां पर दे रखा है। ओके, तो यहां पर आपको एक रिलेशन को ध्यान में रखना है। रिलेशन ये है कि 1 किलोबाइट इक्वल टू 1024 बाइट्स। ये आपको रिलेशन पता है। अब उसने आधा किलोबाइट बोला है, आधा किलोबाइट मतलब 0.5 किलोबाइट। ओके, सो 0.5 किलोबाइट इक्वल टू कितना हो गया? 512 बाइट्स। ओके, यानी ये कितना हो गया? ये टोटल हो गया, कितना हो गया टोटल? ये टोटल हो गया 2 to the power 9। ओके, तो यहां पर जो आपका पेज साइज निकल कर आया है, पेज साइज इक्वल टू कितना निकल कर आया है? ये निकल कर आया है 2 to the power 9, यानी ये कितना हो गया? 2 to the power 9, यानी ये कितना हो गया? ये हो गया 512, है ना। अब आपको फार्मूले में ये रखना है, ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को आपको फार्मूले में पुट करना है। सो फार्मूले में पुट करने के लिए क्या बनेगा फार्मूला? तो आपको निकालना है नंबर ऑफ पेजेस। क्या निकालना है आपको निकालना है नंबर ऑफ पेजेस। सो नंबर ऑफ पेजेस इक्वल टू वर्चुअल एड्रेस स्पेस 65536 डिवाइड बाय पेज साइज। पेज साइज कितना निकाला आपने? 512। सो ये जब आप डिवाइड करेंगे सो रिजल्ट आएगा 128। तो कितने पेजेस बनेंगे यहां पर? 128 पेजेस यहां पर बनेंगे। सो राइट आंसर इज 128। इस प्रकार से
आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो बिट्स की संख्या है वो 8 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है ना। पेज का आकार कम ज्यादा हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। सो हमारा जो अगला क्वेश्चन है ICQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2, फोर्क क्या है? किसी कार्य को भेजना, एक नए टास्क का निर्माण करना, एक नई प्रक्रिया का निर्माण करना, किसी कार्य की प्राथमिकता को बढ़ाना। एक्चुअली फ्रेंड्स, आप ये याद रख लें, आज के इस वीडियो लेक्चर से जो बात आपको नोट डाउन करनी है वो नोट डाउन करने लायक बात यह है कि फोर्क का मतलब है यहां पर एक नई प्रक्रिया का निर्माण करना। प्रक्रिया को बोला जाता है प्रोसेस। इस प्रक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोसेस। जब ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा एक नई प्रोसेस क्रिएट की जाती है इसको फोर्क कहते हैं। ओके, सो आपको यह बात याद रखनी है, फोर्क मतलब प्रोसेस, मतलब एक नई प्रक्रिया के निर्माण को हम फोर्क कहते हैं। ओके, सो ये बात आप नोट डाउन कर लें। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। वास्तविक दुनिया की घटनाओं को मापने, निगरानी करने, विश्लेषण करने और नियंत्रित करने वाले सॉफ्टवेयर को निम्न में से क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, रियल टाइम सॉफ्टवेयर, साइंटिफिक सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर। देखें, क्वेश्चन को समझने और क्वेश्चन को पढ़ने पर हमें यह समझ में आया वास्तविक दुनिया। वास्तविक दुनिया का मतलब है रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड का मतलब है कि जो अभी घटनाएं हो रही है उस वास्तविक दुनिया में अगर हमें कोई मापन करना है, कोई निगरानी करना है, कोई एनालिसिस करना है या कोई कंट्रोलिंग वाला काम करना है तो इस प्रकार का सॉफ्टवेयर जो रियल वर्ल्ड पे काम करता है उसे क्या कहते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर रियल टाइम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। वास्तविक दुनिया यानी रियल वर्ल्ड पे काम कौन करता है? रियल टाइम सॉफ्टवेयर। तो राइट आंसर इज रियल टाइम सॉफ्टवेयर। ओके, तीसरे का बी इज द राइट आंसर। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में आपने बस कुछ नहीं करना है, ये जो वास्तविक वर्ल्ड है यानी रियल वर्ल्ड है इसको मैंने इस रियल को इस रियल टाइम से कनेक्ट कर लिया और आपका आंसर आ गया। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। सिस्टम कॉल क्या करता है? चलते हुए प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरफेस का काम करता है, सिस्टम को बुलाता है, सिस्टम को चलाता है, इनमें से कोई काम नहीं करता है। देखिए, सिस्टम कॉल का मतलब क्या होता है? जब ऑपरेटिंग सिस्टम किसी प्रोसेस को चलाता है, एग्जीक्यूट करता है, तो उस प्रोसेस से कम्युनिकेट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक मैसेज करता है। इस मैसेज को बोला जाता है इंटरप्ट या फिर बोला जाता है सिस्टम कॉल। सो बेसिकली सिस्टम कॉल या इंटरप्ट एक प्रकार का मैसेज है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हुए प्रोग्राम से कम्युनिकेट करने के लिए प्रयोग करता है। सो राइट आंसर क्या आएगा? सिस्टम कॉल क्या है? सिस्टम कॉल चलते हुए प्रोग्राम यानी प्रोसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच एक इंटरफेस का कार्य करता है। सो राइट आंसर इज ए। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। सीरियल प्रोसेसिंग के बारे में कौन सी बात असत्य है? एडिटर यूजर प्रोग्राम का सोर्स कोड बनाता है, ट्रांसलेटर सोर्स कोड को बाइनरी कोड में बदलता है, लोडर प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड करता है। यदि सिंटेक्स एरर का पता चलता है तो पूरी प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक्चुअली सीरियल प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है आपको यह समझना पड़ेगा। सीरियल प्रोसेसिंग का मतलब होता है ऐसी प्रोसेसिंग या इस प्रकार की प्रोसेसिंग जिसमें 1 बाय 1 टास्क होते हैं, यानी एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद दूसरी स्टेप होती है, दूसरी स्टेप कंप्लीट होने के बाद तीसरी स्टेप होती है। इसको हम बोलते हैं सीरियल प्रोसेसिंग। अब देखें, सीरियल प्रोसेसिंग में जो 4 ऑप्शन लिखे हैं ये चारों ऑप्शन आपको बतलाते हैं, ट्रांसलेटर्स की ओर इशारा करते हैं। यानी आपने कोई एक सोर्स कोड लिखा है, एक प्रोग्राम लिखा है जो आपने लिखा है आपकी भाषा में यानी उच्च स्तरीय भाषा में, और उस उच्च स्तरीय भाषा के सोर्स कोड को आपको कन्वर्ट करना है निम्न स्तरीय भाषा यानी मशीनी भाषा में।
तो इसको करने के लिए स्टेप बाय स्टेप सीरियल प्रोसेसिंग होती है। तो यहां पर जो 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन बता रहे हैं कि क्या करना है इसमें। तो यहां पर पहला ऑप्शन है एडिटर यूजर प्रोग्राम को सोर्स कोड बनाता है, ये बात सीरियल प्रोसेसिंग के बारे में सही है, पहली स्टेप है ये। ट्रांसलेटर सोर्स कोड को बाइनरी कोड में बदलता है, ये बात भी सही है। लोडर प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड करता है, बिल्कुल सही है। पर यदि सिंटेक्स एरर का पता चलता है तो पूरी प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की जरूरत नहीं यहां पे दिया हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे ही सिंटेक्स एरर आपके प्रोग्राम में या सोर्स कोड में आती है, सिंटेक्स एरर का मतलब होता है यदि आपने कोई लिखने में गलती करी है, तो यदि ये इस प्रकार की कोई एरर आती है तो उस केस में पूरी प्रोसेस फिर से करनी पड़ती है, यानी फिर से आपको ये पूरी प्रोसेस सीरियल प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। सो असत्य कथन कौन सा होगा? असत्य कथन होगा डी। सो डी इज द राइट आंसर। हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर हमको समझना है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। किसके बारे में समझना है? टाइम शेयरिंग। देखिए, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार होते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, सो हम सबसे पहले समझने जा रहे हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? देखो, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रत्येक यूजर के लिए, प्रत्येक प्रोसेस के लिए सीपीयू एक टाइम स्लाइस देता है, यानी एक निश्चित टाइम प्रत्येक प्रोसेस को सीपीयू अलॉट करता है। ठीक है, और अगर उस टाइम स्लाइस में वह प्रोसेस अपना काम कर लेती है तो जो सीपीयू जो रिसोर्स यूज कर रहा है उस रिसोर्स को अगली प्रोसेस को डिलीवर कर देता है और उसको भी उतना ही टाइम स्लाइस दिया जाता है। सीपीयू द्वारा दिया जाने वाला ये जो समय है ये टाइम स्लाइस कहलाता है। क्या कहलाता है? ये टाइम स्लाइस। ओके, सो टाइम स्लाइस प्रत्येक प्रोसेस को समान रूप से एक समान समय दिया जाता है सीपीयू के द्वारा रिसोर्स को यूज करने के लिए, और जैसे ही प्रोसेस का वो समय खत्म होता है वो रिसोर्स उस प्रोसेस से लेकर उसे दूसरी प्रोसेस को दे दिया जाता है और दूसरी प्रोसेस को भी निश्चित वही टाइम स्लाइस यानी समान समय दिया जाता है। तो इस प्रकार यदि एक रिसोर्स है और कई सारी प्रोसेस उस रिसोर्स को चाहती है, मांग रही है, तो उस रिसोर्स को सभी प्रोसेस के बीच में बारी बारी से निश्चित समय अनुसार बांट दिया जाता है। ओके, और यदि मान लीजिए क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर वो निश्चित समय में उस प्रोसेस ने उसका कार्य उस रिसोर्स के साथ पूरा नहीं किया तो फिर क्या होगा? तो फिर उस केस में नेक्स्ट टाइम अगली बार उस प्रोसेस को फिर से वो रिसोर्स दिया जाता है उतने ही समय के लिए। ये जो ओवरऑल प्रोसेसिंग है इस प्रोसेस को बोलते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वाली ये प्रोसेस है, और इसको करने के लिए कई प्रकार की एल्गोरिथम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग करता है। जैसे राउंड रॉबिन एल्गोरिथम एक बहुत फेमस एल्गोरिथम है जिसका वो प्रयोग करता है। ठीक है, सो यहां पर आपको इसकी वर्किंग थोड़ी सी मैं समझा देता हूं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो यहां पर आप देखें, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक सीपीयू है, सीपीयू 1 है मान लीजिए, और यहां पर सीपीयू हमारा सीपीयू का जो समय है, क्योंकि प्रोसेस एग्जीक्यूट कौन करेगा? सीपीयू करेगा, तो जो सीपीयू का समय है वो हमारा रिसोर्स है। अब सीपीयू सभी प्रोसेसेस को चाहिए, है ना? तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास में P1 प्रोसेस है, मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पर P2 प्रोसेस है, मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पर P3 प्रोसेस है। इस प्रकार से हमारे पास P4, P5 और P6 प्रोसेस हमारे पास अवेलेबल है। सभी को ये सीपीयू चाहिए। अब सीपीयू तो एक है और वो इन सभी के साथ नहीं जा सकता, तो उस केस में सीपीयू का समय जो है या किसी एक प्रोसेस को सीपीयू एक निश्चित समय के लिए मिलेगा। माना कि वो समय कितना हुआ? माना कि वो समय है 2 सेकंड। तो P1 को जब सीपीयू मिलेगा वो 2 सेकंड के लिए मिलेगा। 2 सेकंड में अगर वो काम हो गया तो उसके बाद में वो सीपीयू P2 को ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसे करते 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 पूरा ये काम होता है। और 2 सेकंड जो मैं बोल रहा हूँ ये निश्चित नहीं है, ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, और कम ही होता है, मिली सेकंड्स में होता है क्योंकि कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो इस प्रकार का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ये प्रोसेस करता है, जिसमें रिसोर्स को प्रोसेसेस के बीच में शेयर किया जा सकता है, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को
टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो आपको आई होप समझ में आया होगा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी टेक्नोलॉजिकली टर्मिनोलॉजिकली थोड़ी सी नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड के लिए थोड़ा सा टफ होता है, इसको कॉम्प्लेक्स होता है समझना, लेकिन फिर भी मैं आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, एंड दैट टॉपिक इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सो व्हाट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं, रियल टाइम का मतलब होता है वास्तविक समय प्रणाली। वास्तविक, रियल मतलब वास्तविक, टाइम मतलब समय, और ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब प्रणाली। सो वास्तविक समय प्रणाली का प्रयोग रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है। रियल टाइम मतलब ऐसी एप्लीकेशंस जो इस वर्ल्ड में काम कर रही है, मतलब हमारे रियल वर्ल्ड में जो एप्लीकेशन काम कर रही है, या रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए इस प्रकार की एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। यानी ऐसे एप्लीकेशन के लिए जहां डेटा प्रोसेसिंग एक निश्चित और बहुत छोटे समय में पूरी हो जानी चाहिए। मतलब यहां पर ये जो एप्लीकेशन है ये बहुत फास्ट वर्किंग करती है, और इसका मूल उद्देश्य है क्विक रिस्पॉन्स टाइम उपलब्ध कराना। मूल उद्देश्य क्या है? ये बहुत तेज होते हैं और जल्द से जल्द रिस्पॉन्स देते हैं। यानी ये जो प्रोसेस है ये बहुत तेजी से काम करती है और चाहती है कि तेजी से इस पर, कंप्यूटर पर या किसी भी सिस्टम पर रिस्पॉन्स टाइम बहुत तेज हो जाए। रिस्पॉन्स टाइम वो समय होता है जब आप किसी प्रोसेस को कॉल करते हो तो उसको प्रोसेस कितनी जल्दी आपको रिस्पॉन्स करती है, उसे हम रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। ओके, सो ये होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में कहां इसका प्रयोग होता है? तो देखिए, इसका प्रयोग होता है ट्रैफिक सिग्नल को नियंत्रित करने में, क्योंकि ट्रैफिक जो सिग्नल्स हैं वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल में, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में, मेडिकल इमरजेंसी में, इंडस्ट्रियल सिस्टम में, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में, होम अप्लायंस में, ऐसे कई जगह पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम काम करते हैं। आपको बस इतना समझना है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार है और यह प्रकार वास्तविक दुनिया के उपक्रमों पर काम करे तो यह रियल टाइम होता है। वास्तविक दुनिया या रियल टाइम एप्लीकेशंस के बारे में बात हो, दैट मीन्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से टाइम शेयरिंग के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो यदि आपके कंप्यूटर के पास रिसोर्स एक हो और उस रिसोर्स को मल्टीपल प्रोसेसेस में डिवाइड करना हो तो हम प्रत्येक प्रोसेस के लिए एक निश्चित समय देते हैं। इस समय को एक टाइम स्लाइस कहा जाता है। ओके, और ये टाइम स्लाइस सभी प्रोसेसेस को बांट दी जाती है। ठीक है, और उस रिसोर्स को उसी टाइम स्लाइस के हिसाब से प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार मैंने आपको समझाए। अब हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन है हमारा अगला, टाइम शेयरिंग सिस्टम के बारे में कौन सी बात सत्य है? यह नेटवर्क पर आधारित है, यह प्राथमिकता के आधार पर कार्य करता है, प्रत्येक कार्य को समान टाइम स्लॉट दिया जाता है, इनमें से कोई नहीं। मैं बार बार आपको एक ही बात बोल रहा हूं, प्रत्येक कार्य को, प्रत्येक प्रोसेस को इक्वल टाइम स्लाइस दिया जाता है। इक्वल टाइम स्लॉट या स्लाइस हम बोल सकते हैं, ये दिया जाता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। बड़ा सरल क्वेश्चन है, पर आप एक बार अगर समझ जाएं कि टाइम शेयरिंग सिस्टम क्या होता है तो आप आसानी से आंसर लगा पाएंगे। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। रियल टाइम सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? रियल टाइम सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टाइम बताना? नहीं, टाइम बताना उसका प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। ओके, समय की जांच करना? नहीं, ये भी नहीं है। और इनमें से कोई नहीं। क्विक रिस्पॉन्स टाइम प्रदान करना, मैंने आपको बताया था प्राथमिक उद्देश्य क्या है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम या ऐसी मशीन्स जो रियल टाइम पर काम करती है वो बहुत तेज होती है और क्विक रिस्पॉन्स टाइम प्रदान करने के लिए बनाई गई है। ओके, सो राइट आंसर इज सी, क्विक रिस्पॉन्स टाइम प्रदान करना। सी लैंग्वेज में लिखा जाने वाला प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? डॉस, यूनिक्स, पास्कल, कोबोल। देखें, यहां पर आपको ये देखना है पूछा क्या है। पूछा गया है कि प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था। अब यहां पर जो दो सी और डी आपको दिए हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये भैया भाषाएं हैं, ये लैंग्वेजेस हैं। ओके, तो ये दो तो ऑप्शन ही नहीं है। अब बचा डॉस और यूनिक्स।
जो डॉस आया है ये 1982 के लगभग आया है, इसको माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने बनाया और ये अभी अभी मतलब ये मान लीजिए कि यूनिक्स से कंपैरिजन में नया है। ओके, यूनिक्स जो है ये काफी पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखने के लिए हमने सी लैंग्वेज का प्रयोग किया था। हालांकि किसी भी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नेल होता है वो सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज के द्वारा ही लिखा जाता है। ये एम्बेडेड प्रोग्रामिंग के लिए यूज की जाने वाली लैंग्वेजेस हैं। तो यहां पर जो राइट आंसर आएगा, प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा यूनिक्स, क्योंकि डॉस प्रथम नहीं है, वो बाद में आया है। ओके, सो राइट आंसर इज यूनिक्स। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। वेब ब्राउजर के जरिए वेब सर्वर से एक आइटम के लिए किए जाने वाले एकल निवेदन को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? रिक्वेस्ट, हिट, स्ट्राइक, उपयुक्त सभी। वेब ब्राउजर के जरिए वेब सर्वर से एक आइटम, वेब सर्वर जो मशीन इंटरनेट पर रखी है, नेटवर्क पर कनेक्टेड है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम जो हमारी मशीन पर है, हमारी मशीन से उस सर्वर पर जब हम किसी एक आइटम मतलब कोई पेज या किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं या कोई बात बोलते हैं, निवेदन करते हैं, तो इसे तकनीकी भाषा में क्या बोलते हैं? इसे तकनीकी भाषा में कहते हैं हिट। ओके, यानी वेब सर्वर पर होती है वेबसाइट और ब्राउजर से उस वेबसाइट को एक्सेस किया जाता है। जितनी बार ब्राउजर से उस वेबसाइट के किसी आइटम के लिए रिक्वेस्ट होगी, इसे हिट कहा जाता है। यानी सामान्य भाषा में, टेक्निकल लैंग्वेज में से कहते हैं कि उस वेबसाइट को कितने हिट मिले। हिट मिले मतलब ये होता है कि कितनी बार उस वेबसाइट के रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट की गई। तो यहां पर राइट आंसर क्या आएगा? हिट इज दी राइट आंसर। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो जोड़ियां मिलानी है। पहला है सूची 1 में जिप, पीडीएफ, एफएटी। सूची 2 है फाइल सिस्टम, आर्काइव, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट और ऑप्शन आपके सामने है। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको जोड़ियां मिलानी हो आपको सबसे सरल वाला उठाना है। तो मेरे को यहाँ पे सबसे सरल चीज लग रही है एफएटी। एफएटी एक फाइल सिस्टम है, तीसरे का ए आएगा। सो तीसरे का ए और बी में है। ओके, तो ये तो क्रॉस हो गए दोनों ऑप्शन, यानी या तो ए उत्तर है या बी उत्तर है। पीडीएफ, पीडीएफ का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, यानी दूसरे का सी उत्तर है। सो दूसरे का सी कहां पर है? ये यहां पर है, मतलब राइट आंसर इज बी। सो बी यहां पर सही उत्तर होगा और जिप को बोला जाता है आर्काइव। ठीक है, सो राइट आंसर इज बी। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। किसी व्यक्ति या कंपनी के स्वामित्व में एक सॉफ्टवेयर किस रूप में जाना जाता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर किसी व्यक्ति या कंपनी के स्वामित्व का सॉफ्टवेयर नहीं माना जाता है, बिकॉज ये ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स का मतलब होता है इसमें आपको जो इसका सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड है वो भी दे दिया जाता है और आप अपना डेवलपमेंट भी उसमें कर सकते हैं। सो यहाँ पर किसी व्यक्ति या कंपनी के ओपन सोर्स नहीं आएगा। फर्मवेयर भी नहीं आएगा। तीसरा पक्ष मतलब होता है थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, ये भी नहीं आएगा। राइट आंसर आएगा प्रोप्राइटरी। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर किसी व्यक्ति या कंपनी, तो देखें आप याद रखें जब भी किसी व्यक्ति या किसी कंपनी के बारे में बात आए तो उस केस में प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ही आंसर आता है। देखें, क्योंकि इस किसी सॉफ्टवेयर पे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का अधिकार है या किसी कंपनी का अधिकार है और वो उसे सेल आउट करती है ना, तो उसे कहा जाता है कि भाई ये सॉफ्टवेयर उस पर्टिकुलर कंपनी की प्रॉपर्टी है ना। तो इसीलिए ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जो पेड होते हैं, जो ओपन सोर्स नहीं होते हैं, क्लोज्ड सोर्स होते हैं। ओके, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वो एक प्रकार का प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। ओके, हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर मैं बात करूं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, तो विंडोज ओपन सोर्स नहीं है, ये क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और इसके लिए आपको खरीदना पड़ता है इसको। iOS ये भी ओपन सोर्स नहीं है। सिमिलरली OS X भी ओपन सोर्स नहीं है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यहाँ पर है लाइनेक्स। सो लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यह मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर है। इसके बारे में मैं आपको यूनिक्स और लाइनेक्स के बारे में एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करूंगा।
ओके, हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आपको ये बात याद रखनी है, ओपन सोर्स है लाइनेक्स। ओके, निम्न ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा एक यूनिक्स फ्लेवर नहीं है? मतलब देखिए, एक्चुअल में लाइनेक्स जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और वो यूनिक्स फैमिली से है, मतलब वो यूनिक्स फैमिली को बिलोंग करता है। फिर लाइनेक्स के कई प्रकार है। सो जो लाइनेक्स के प्रकार है उसमें एक प्रकार है रेड हैट। तो जो रेड हैट है वो लाइनेक्स का एक प्रकार है, और वो लाइनेक्स चूंकि यूनिक्स फैमिली को रिप्रेजेंट करता है इसलिए रेड हैट भी नहीं आएगा क्योंकि वो यूनिक्स फ्लेवर उसमें है। फेडोरा भी लाइनेक्स का एक प्रकार है और ये भी यूनिक्स फैमिली यानी यूनिक्स फ्लेवर इसमें भी है। उबंटू भी लाइनेक्स का एक प्रकार है और इसमें भी यूनिक्स का फ्लेवर है। सो जो मार्शमेलो जो यहाँ पर है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिक्स का फ्लेवर नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। और आपको साथ ही साथ आपको लाइनेक्स के कितने नाम हैं अलग अलग, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के कई वर्जन हैं, जैसे विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, विंडोज क्लासिक 7, 8, 10 ऐसे अलग अलग वर्जन हैं। उसी प्रकार लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके भी कई वर्जन मार्केट में अवेलेबल है, जैसे रेड हैट, जैसे फेडोरा, जैसे उबंटू, ये सब उसके वर्जन है। तो आपको ये भी याद रखने हैं। ओके, सो राइट आंसर इज मार्शमेलो। हम आगे बढ़ते हैं। वेब सर्वर और वेब ब्राउजर के बीच में इनक्रप्टेड कनेक्शन के लिए निम्नलिखित में से किस स्टैंडर्ड सिक्योरिटी तकनीक का उपयोग किया जाता है? सिक्योर सॉकेट लेयर, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोलर। इस प्रकार के क्वेश्चंस को अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, जो कि आपको लग ही रहा होगा कि क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कि वेब सर्वर और वेब ब्राउजर के बीच में जो इंक्रिप्टेड कनेक्शन होता है वो किसके द्वारा या किस सिक्योरिटी तकनीक के द्वारा किया जाता है, ये पूछ रहा है वो। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, सबसे बढ़िया, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है आप ऑप्शन के थ्रू इसको सॉल्व करें। सो ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे तो देखें आप दो गलत अलग कर देंगे। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये जो ऑप्शन है ये वेब पेजेस बनाता है। ये एक प्रकार की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो वेब पेजेस का निर्माण करने के काम में आती है। इनक्रिप्टेड कनेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता है। फिर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये एक प्रकार से डीबीएमएस की टर्मिनोलॉजी है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डीडीएल, जिसके द्वारा आप टेबल का निर्माण कर सकते हैं, आप डेटाबेस का निर्माण कर सकते हैं, टेबल के स्ट्रक्चर में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का डीबीएमएस की टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत आता है। ये भी इंक्रिप्टेड कनेक्शन के लिए प्रयोग नहीं होता है। अब बचा या तो सेक्युलर सॉकेट लेयर या फिर एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोलर। तो यहां पर जो सेक्युलर सॉकेट लेयर है, ये सिक्योर सॉकेट लेयर है, ये जो है ये एक प्रकार से आपके इंक्रिप्टेड कनेक्शन के लिए प्रयोग की जाती है। इस बात को आपको याद रखना है। ओके, सो राइट आंसर इज सिक्योर सॉकेट लेयर, दैट मीन्स SSL। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसी मशीन पर डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं? जो डेस्कटॉप मशीन पर डलता है। डेस्कटॉप मशीन किसे कहते हैं? जो मशीन टेबल पर होती है, या माइक्रो कंप्यूटर्स को बेसिकली डेस्कटॉप कंप्यूटर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, सो यहां पर ये देखना है कि कौन सा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जो माइक्रो कंप्यूटर में नहीं डलता है। सो बेसिकली विंडोज विस्टा ये एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। रेड हैट लिनक्स ये भी है। एप्पल मैकिंतोश ये भी है। एप्पल मैकिंतोश एप्पल कंपनी का है और ये एप्पल के पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर पर डलता है। तो ये तीनों यहाँ पर डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, सो ये तीनों हैं। लेकिन गूगल एंड्रॉइड जो है ये एक प्रकार का मोबाइल और टैबलेट के लिए उपयोग में आने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये माइक्रो कंप्यूटर पर नहीं डलता है। सो राइट आंसर इज गूगल एंड्रॉइड। हम बढ़ते हैं आगे। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे कर्नेल के बारे में। ओके, तो यहां पर हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कर्नेल के बारे में। सो एक्चुअली कर्नेल टॉपिक जो है ये कैसे आया है? कर्नेल पर से कई सारे क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कर्नेल किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे कोर पार्ट होता है। जैसे ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसमें आपको ध्यान से समझ में आएगा बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पस क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है
वो बेसिकली प्रयोग किए जाते हैं कंप्यूटर के उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रदान करने के लिए। सो कंप्यूटर का जो उपयोग करता है, यदि वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कुछ कहना चाहता है तो उसके लिए वो किसी कमांड या किसी निर्देश के द्वारा बात बोलेगा। उस कमांड या निर्देश को समझा जाता है शेल के द्वारा। किसके द्वारा समझाता है? किसके द्वारा? शेल के द्वारा। शेल एक प्रकार का कमांड इंटरप्रेटर होता है जो कर्नेल के ऊपर होता है। कर्नेल और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट होता है और कर्नेल सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का। वो पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करता है, रिसोर्सेस को कंट्रोल करता है और सारा मैनेजमेंट और प्रबंधन देखता है। मतलब कर्नेल ही वो पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे काम करता है। ओके, अब जो यूजर इंटरेक्ट होता है कंप्यूटर से, वो यूजर इंटरेक्ट होता है डायरेक्टली कर्नेल से नहीं, क्योंकि वो यूजर इंटरेक्ट होता है या अपनी जो भी इनपुट है वो किसको देता है? वो देता है शेल को। तो शेल एक प्रकार से कार्य करता है कमांड इंटरप्रेटर के रूप में। वो उपयोगकर्ता से कमांड लेता है, उस कमांड को लेने के बाद में उसे देता है कर्नेल को। कर्नेल उस कमांड को अंडरस्टैंड करता है और हार्डवेयर तक उस मैसेज को या उस हिसाब से हार्डवेयर का उपयोग करता है। और जो भी रिस्पॉन्स हार्डवेयर जनरेट करता है वो रिस्पॉन्स कर्नेल फिर आगे शेल को देता है और शेल उस रिस्पॉन्स को देती है यूजर को। मतलब यूजर और कर्नेल के बीच में काम करती है शेल। तो यहां पर मैंने दो बातें आपको समझाई। पहली बात समझाई कर्नेल के बारे में, जो कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट होता है। कर्नेल किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर प्रोग्राम होता है। कर्नेल एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर के संसाधनों को नियंत्रित करता है और उनका उचित उपयोग यूजर से करवाता है। जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होता है कर्नेल लॉन्च हो जाता है और कंप्यूटर के ऑफ होने तक वो लोड रहता है। तो पहली बात तो मैंने आपको बताई कर्नेल के बारे में। सो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो अंदर का हिस्सा होता है, कोर पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं कर्नेल। ओके, और जब उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ चाहता है या हार्डवेयर से बात करना चाहता है तो वो कर्नेल से बात नहीं करता, वो शेल से बात करता है। सो बेसिकली शेल क्या होता है? शेल एक प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता और एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में इंटरफेस प्रदान करता है। यानी जो शेल है वो यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में काम करता है, यानी यूजर और कर्नेल के बीच में काम करता है। सामान्यतः शेल उपयोगकर्ता और कर्नेल के बीच एक सीएलआई का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस, एक कमांड इंटरप्रेटर की तरह कार्य करता है। यानी यूजर जो भी अपना इनपुट है वो शेल पर देता है। उदाहरण के लिए यदि आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे यदि आप MS-DOS इन्वायरमेंट ओपन करते हैं या कमांड लाइन ओपन करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं और वहां से आप कोई कमांड टाइप करते हैं, वो जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो उस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए शेल होगी। तो वो एक प्रकार का कमांड आपसे लेगा और उस कमांड को फॉरवर्ड किसके पास करेगा? कर्नेल के पास। मतलब हार्डवेयर के ऊपर होता है कर्नेल के ऊपर होता है शेल और शेल से बात करता है यूजर। तो इस प्रकार का ये एक तरीका है जिसमें मैंने आपको बताया व्हाट इज कर्नेल एंड व्हाट इज शेल के बारे में। ये मैंने क्यों समझाया? क्योंकि कर्नेल और शेल पे से प्रतियोगी परीक्षाओं में कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी भागों को आधारभूत सेवाएं प्रदान कराता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी भागों को मैनेज करता है, आधारभूत सेवाएं प्रदान करता है। तो ये कौन सा भाग होगा? कर्नेल, जो मैंने अभी आपको बताया। अगर हम और आगे बढ़ें इस क्वेश्चन में तो देखें, आगे हम बढ़ते हैं तो आपको एक और क्वेश्चन मिलता है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में शेल क्या है? ये क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और ये क्वेश्चन आता है बार बार, इसलिए मैंने आपको कर्नेल और शेल के बारे में बताया। तो शेल क्या है? बेसिकली शेल क्या है? शेल एक कमांड इंटरप्रेटर है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, चाहे वो यूनिक्स हो, चाहे वो लाइनेक्स हो, चाहे विंडो हो, शेल एक प्रकार का कमांड इंटरप्रेटर होता है। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। जब एक कंप्यूटर शटडाउन होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कैलेंडर और घड़ी निम्नलिखित में से किस कारण से कार्य करना जारी रखते हैं? देखो,
कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और कंप्यूटर का हर एलिमेंट, हर कंपोनेंट बिजली से चलता है। और बहुत विचित्र बात है और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है कि जब आप कंप्यूटर बंद कर देते हैं मतलब शट डाउन कर देते हैं तो पावर ऑफ हो जाता है। दैट मीन्स पावर ऑफ हो गया। अब पावर ऑफ हो गया इसका मतलब है कि सभी पुर्जों ने, सभी एलिमेंट ने, सभी कंपोनेंट ने काम करना बंद कर दिया। अब जब आप नेक्स्ट डे कंप्यूटर चालू करते हैं तो घड़ी बंद नहीं होती, वो चलती रहती है। आपके घर में जो घड़ी लगी है उसमें सेल डला हुआ है, और वो क्यों चलती रहती है घर वाली घड़ी? क्योंकि उसमें सेल डला हुआ है। लेकिन जब यहाँ कंप्यूटर में आप बंद करते हैं तो कंप्यूटर में घड़ी आपको या टाइम या कैलेंडर चलता रहता है, ठीक है, वो बंद नहीं होता। उसके पीछे क्या वजह है? तो उसके पीछे वजह है एक बैटरी जो मदरबोर्ड पर होती है, और ये जो बैटरी होती है ये बैटरी उस प्रोग्राम को चलाती रहती है। तो यहां पर ये पूछा गया है कि जब कंप्यूटर बंद हो जाता है, शटडाउन हो जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कैलेंडर और घड़ी निम्नलिखित में से किस कारण से कार्य करना जारी रखते हैं, कैसे चलती रहती है? तो वहां पर लगी होती है एक ऑन बोर्ड बैटरी सप्लाई, जिसको हम बोलते हैं सिमोस बैटरी, ओके, जो मदरबोर्ड पर होती है, ठीक है। इसकी वजह से वो प्रोग्राम चलता रहता है, ठीक है। सो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न विकल्पों में से कौन सा खुले डॉक्यूमेंट और चालू एप्लीकेशंस को हार्ड डिस्क में रक्षित करता है और एक कंप्यूटर को शट डाउन कर देता है ताकि बिजली का उपयोग शून्य हो? देखें, मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में बताया था हाइबरनेट, लॉग ऑफ, स्लिप के बारे में, स्विच यूजर के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। कई सारे क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए हैं। अगर आपको फिर से समझना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियोस की आपको लिंक मिलेगी, आप वहां जाकर इन वीडियोस को समझ सकते हैं, इन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जब भी बात आए कि प्रोग्राम्स को हार्ड डिस्क में सेव करता है, अगर ये लाइन आ रही है कि हार्ड डिस्क में रक्षित करता है, देखो बार बार आ रहा है हार्ड डिस्क में रक्षित करता है, तो उस केस में हमेशा हाइबरनेट ही आंसर आएगा, ठीक है। स्लिप और हाइबरनेट में अंतर मैं बता चुका हूं। स्लिप में कंप्यूटर चलता रहता है, वो बंद नहीं होता, लेकिन उसमें जो चलते हुए प्रोग्राम है वो रैम में होते हैं, न कि हार्ड डिस्क में। लेकिन हाइबरनेट में कंप्यूटर शटडाउन हो जाता है, जो भी चलता हुआ सेशन होता है, जो भी प्रोग्राम्स आपके चल रहे हैं वो हार्ड डिस्क में सेव कर दिए जाते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप उसको कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो वही प्रोग्राम्स को हार्ड डिस्क में से उठाकर वापस प्राइमरी मेमोरी में लोड कर दिया जाता है, ठीक है। सो पावर सेवर विकल्प यहाँ पर जो है वो बिल्कुल जीरो है बिजली का उपयोग, क्योंकि हाइबरनेट में कंप्यूटर बंद हो जाता है, ठीक है। तो जब भी ऐसा बोले कि कंप्यूटर बंद हो जाता है, ठीक है, कंप्यूटर को शटडाउन कर देता है और हार्ड डिस्क में सेव करता है, उस केस में हमेशा हाइबरनेट आएगा। अगर ऐसा नहीं बोला है तो उस केस में स्लिप आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। राइट आंसर इज सी। सो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर आप लोग याद रखें, इसको नोट डाउन कर लें। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का एक वेब ब्राउजर है, ओके। वो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, वो मल्टीमीडिया नहीं है, वो कोई मैसेंजर नहीं है, वो एक वेब ब्राउजर है जो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने बनाया है, और ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हमें मिलता है, ठीक है, ओके। सो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यहां पर आपको दिए हुए हैं फायरफॉक्स। फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। याहू एक सर्च इंजन है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लाइनेक्स यहाँ पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो राइट आंसर इज डी। यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात है अल्टा विस्टा के बारे में। अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है, ओके, नोट डाउन करना है इस बात को। आगे बढ़ते हैं। प्रक्रिया प्रबंधन, भंडारण प्रबंधन, आईओ प्रबंधन और सुरक्षा किसकी कुछ और विशेषताएं हैं? प्रबंधन, जिस क्वेश्चन में अगर प्रबंधन जैसी कोई चीज आ रही है, मैनेजमेंट जैसी कोई चीज आ रही है, इसका काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, स्टोरेज मैनेजमेंट करता है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट करता है, और सिक्योरिटी को भी देखता है। तो राइट आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा एक एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है? एकल का मतलब होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखें यहां पर जो आपके दो शुरुआत के ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स और लाइनेक्स, ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एकल नहीं है, ये मल्टी यूजर है।
जबकि MS DOS जो है ये सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये टोटली कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, सो एकल उपयोगकर्ता की बात हुई थी, इस एकल उपयोगकर्ता की वजह से राइट आंसर आएगा DOS। ओके, हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा फंक्शन लोडर द्वारा किया जाता है? लोडर एक सिस्टम प्रोग्राम होता है जो क्या क्या करता है। तो लोडर जो है वो आपके प्रोग्राम्स के लिए मेमोरी में उनको जगह देता है सॉरी, और जगह देने के साथ साथ सभी चलते हुए प्रोग्राम्स की लिंक्स को मैनेज करता है और आवश्यकता पड़ने पर सेकेंडरी मेमोरी से उस प्रोग्राम को प्राइमरी मेमोरी में लोड करता है। फिजिकल रूप से मशीनी निर्देशों और डेटा को स्मृति में रखता है। ठीक है, सो लोडर फंक्शन के द्वारा, लोडर प्रोग्राम के द्वारा ये सारे कार्य किए जाते हैं। जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ये सारे कार्य आपका लोडर प्रोग्राम करता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, लोडर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो ये सारे कार्य करता है। तो यहां पर राइट आंसर आएगा उपयुक्त सभी। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। डिस्पैच लेटेंसी क्या है? एक प्रक्रिया को रोकने और दूसरे को शुरू करने के लिए प्रेषक द्वारा लिया गया समय, डिस्क में फाइल लिखने के लिए प्रोसेसर द्वारा लिया गया समय, सभी प्रोसेसर द्वारा लिया गया पूरा समय, ऊपर से कोई नहीं, यानी तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं आएगा। तो आपको एक बात याद रखनी है, डिस्पैच लेटेंसी, डिस्पैच का मतलब होता है कि किसी भी चीज का निर्माण करना और उसको चला देना, डिस्पैच कर देना, डिस्पैच लेटेंसी का मतलब होता है लगने वाला समय। ओके, सो एक प्रक्रिया को रोककर और दूसरी प्रक्रिया को शुरू करना, दैट मीन्स डिस्पैच करना, इसमें जो समय लगता है उसको कहा जाता है डिस्पैच लेटेंसी। तो आपको इसको एज इट इज नोट डाउन करके याद रखना है, डिस्पैच लेटेंसी का मतलब क्या है। डिस्पैच लेटेंसी का मतलब है कि चलती हुई प्रोसेस को रोकना, एक प्रक्रिया को रोकना और उस प्रक्रिया के स्थान पर दूसरी प्रक्रिया को शुरू करने के लिए प्रेषक द्वारा लिया गया समय डिस्पैच लेटेंसी कहलाता है। तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे। और यदि आप में से जो लोग भी ऑनलाइन बैच हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रतियोगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कंप्यूटर के साथ साथ और भी तैयारी करवाते हैं। ठीक है, हमारी नई सीपीसीटी बैच भी स्टार्ट हो रही है जिसकी रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यदि आप उस बैच का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप उस पर रजिस्ट्रेशन करें और जल्दी से जल्द इस ऑनलाइन बैच का पार्ट बने, ताकि इसमें आपको कंप्यूटर थ्योरी, MS ऑफिस, रीजनिंग, टेस्ट सीरीज वगैरह सारा मिलेगा। ओके, आप इन दिए गए नंबरों पर भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट करें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।